नमस्कार दोस्तों, शेयरबिम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह से सरकारी बैंक, सरकार के फर्म वगैरह ये सब मिलकर किस तरह एक बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। उसमें म्यूचुअल फंड भी है, उसमें यूटीआई भी, सब किस तरह से पता है एक इतना बड़ा घोटाला होता है करीब, और जनता का पैसा किस तरह फंसता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं कोई हल्ला नहीं मचता। इसमें करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया घोटाला ये इस घोटाले को अंजाम दिया था एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो बोलते हैं, वो कंपनी थी IL&FS। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, नाम बहुत इसका बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये 3 डिवीज़न है अलग अलग, इन्वेस्टमेंट करके अलग है, ट्रांसपोर्टेशन करके अलग है, इससे 3 डिवीज़न अलग अलग है। लेकिन इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो करीब 256 के आसपास है। एक बहुत बड़ा विशाल फैला हुआ ये था उद्योग, बहुत ही ज़बरदस्त था, AAA रेटिंग वाली कंपनी थी ये। अब इस कंपनी का काम क्या था और किस तरह ये इस बड़े चपेटे में आ गई है, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये मामला इतना बड़ा है कि इसको अगर मैं समझाने बैठूँगा तो 5-10 सीरीज़ में बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि इसकी जब चार्जशीट बनी है तो वही करीब 800 पेज की। तो इससे अंदाज़ लगा लो कि मामला कितना बड़ा होगा। पर मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बीच में स्किप मत करना वरना आप समझ नहीं पाओगे इसको। एक मैं आपको सामने एक सीन रख रहा हूँ, सीन आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मामला क्या है कि आप एक बिजनेसमैन है और आपका बिजनेस क्या है कि पैसा ब्याज पर देना, और जो आप पैसा ब्याज पर देते बड़े लोगों को, वो पैसा आपका नहीं होता। वो पैसा क्या होता है कि आप पब्लिक से लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि आप पब्लिक से कम ब्याज पर पैसा लेते हो या पब्लिक आपके पास जमा करती, दोनों हो सकती। पब्लिक ने आपके पास जमा करा पैसा तो पब्लिक को आपने दिया 8% इंटरेस्ट दिया। अब उसी पैसे को आपने क्या करा कि अगले बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपति को आपने 12% पे इंटरेस्ट भी दे दिया आपने। अब जब वहाँ से पैसा वापस आएगा 12% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसमें 4% आप अपना पैसा काट लोगे और 8% इंटरेस्ट के साथ पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे दोगे वापस, और आपकी कमाई 4% बैठे बैठाए हो जाती है। जो ब्याज पर पैसा देते हो वो इसी तरह करते हो वो। इवन कि जो बैंक है ना, बैंक का भी एक काम करने का यही तरीका है कि वो इधर का पैसा लेके उधर देती है, और जो ब्याज का जो आता है पैसा, उसमें जो डिफरेंस का पैसा बचता है वही बैंक की शुद्ध कमाई होती है। तो यहाँ पर भी क्या था कि जो आपके से आप काम तो अच्छा कर रहे थे, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा था, आपको फ़ायदा हो रहा था, और जो जिसको ज़रूरत है पैसे की उसको पैसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आपके एक रिस्क आपके साथ रहती है। रिस्क ये रहती है कि अगर जिसको आप पैसा 12% पे दे रहे हैं, अगर उस बंदे ने पैसा नहीं लौटाया, सपोज मान लो कि आपने पब्लिक का 1 करोड़ रुपया लिया और 1 करोड़ रुपया आपने किसी बड़े बिल्डर को या किसी उद्योगपति को दे दिया आपने ब्याज पर 12% पे, और वो बिल्डर इस पैसे को लेकर भाग गया या उसका प्रोजेक्ट गिर गया या अवैध घोषित हो गया, तो बिल्डर ने आपको पैसा नहीं चुकाया। बिल्डर आपको पैसा नहीं देगा तो आप पब्लिक को नहीं दे पाओगे, ब्याज तो छोड़ो मूलधन भी नहीं दे पाओगे उनको। यानी कि आपकी 100% रिस्क बन जाती है यहाँ पर। तो पब्लिक क्या करेगी, आपको बचड़ बैठेगी और आपको बुरा बिस्तर बांधना पड़ेगा क्या। तो इसी रिस्क से बचने के लिए क्या है कि आप एक ऐसे बंदे की तलाश में रहते हैं, या कोई एक बंदा आपके पास ऐसा आता है वो ये कहता है आपसे कि भाई आप अकेले इतनी रिस्क क्यों लेते हो, आपके पास पब्लिक का पैसा आ रहा है 8% का, आपको 12% से 12% पैसा मैं दे दूँगा आपको, आप वो पैसा मुझे दे दो, मैं अब किसी और को दूंगा, लेकिन वो मेरी मर्जी होगी कि मैं उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दूंगा। आप नहीं कुछ हस्तक्षेप करूँगा। हो सकता है कि मैं आपसे 12% लेने के बाद मैं कितने पे परसेंटेज पे किसी को दूँ, आपको कोई आपत्ति नहीं, आपको तो 12% पैसा मिल रहा है। तो आपने जो पब्लिक का पैसा 1 करोड़ रुपये लिया, 1 करोड़ रुपये उस बंदे को दे दिया,
उस बंदे ने उस 1 करोड़ रुपए को 16% या 18% या 20% पर बिल्डरों को दिया। और जब वहाँ से पैसा आया तो उसने क्या करा, अपना इंटरेस्ट काट के आपको दे दिया 12% के साथ, आपने पब्लिक को दे दिया। इस तरह धंधा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो 1 करोड़ रुपया आपने पब्लिक का पैसा उसको दिया था और उसने तीसरे को दिया था, और वो तीसरा व्यक्ति डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब वो पैसा दे नहीं पाया। जब उस तीसरे व्यक्ति ने इसको पैसा नहीं दिया तो इस बंदे ने आपको पैसा नहीं दिया, आपको नहीं दिया तो आपने पब्लिक को पैसा नहीं दे पाए। यानी कि रिस्क ना होते भी आप रिस्क में थे, ये बात आपको पता ही नहीं चले कि आपके पास रिस्क अभी भी उतनी थी। तो यही काम जो बैंकों के साथ भी होता, तो बैंक के लिए भी सरकार ने एक ऐसी कंपनी बनाई या ऐसे एक नॉन बैंकिंग कंपनी बनाई है जिसका रेगुलेटरी जो आरबीआई के हाथ में था कि आरबीआई उसकी निगरानी करेगी और सरकार के अंडरटेकिंग में रहेगी। कंपनी पूरी है, सरकारी नहीं रहेगी लेकिन एक सरकार की तरह ही काम करेगी वो। तो ऐसी कंपनी बनाई और इस कंपनी के पास में क्या है कि जो पैसे के सोर्स थे, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक का पैसा आएगा, LIC का पैसा आएगा, जो कि जहाँ पे पब्लिक का पैसा जमा हो पड़ा रहता है, खूब पैसा पड़ा रहता है, तो उनको भी तो देना पड़ता है। तो जिनके पास पब्लिक का पैसा आता उनके पास एक टेंशन जरूर होती है, उनको पब्लिक को इंटरेस्ट से लौटाना पड़ता है, तो वो पैसा ऐसे में लगाते हैं इनके साथ। तो LIC का पैसा देना आता है, UTI का पैसा आता है, ओरिक्स करके जापान की कंपनी उसका पैसा आता है इनके पास, एक अबू धाबी की कंपनी उनका पैसा आता है, और म्यूचुअल फंड वाले भी पैसा पब्लिक से जो लेते हो पैसा इसी में लगाते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं। उनके 2 तरीके होते हैं। तो ये जो सारा पैसा जो आता है वो पैसा इस कंपनी के पास जिसका नाम है IL&FS, इसके पास पैसा आता है। और इसी पैसे को क्या करती है ये कंपनी, जो सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सड़क, बांध, बिजली और ब्रिज या बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह, रोड, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, तो वहाँ सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सरकार खुद पैसा ब्याज पर लेती है। तो ये पैसा क्या करती है कि IL&FS ये इधर सबसे पैसा लेकर सरकार के प्रोजेक्ट में लगाती है, और जो कुछ निजी बिल्डर होते हैं उनको भी पैसा मुहैया कराती है। जब वहाँ से पैसा आता है तो ये सबको लौटाती है। अब भाई अब पैसा जिसने दिया वो पैसा मांगने भी तो आएगा वापस किसी दिन इनके पास। तो एक दिन क्या होता है कि एक CDB करके कंपनी होती है, CDB ने, तो वो पैसा उसके पास पब्लिक का होता है, वो अपने पैसा मांगने आते तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए देने का था ही नहीं। मतलब समझ ले कि जिस कंपनी के पास 1 लाख करोड़ रुपए का करीब फंड आया हुआ था दूसरी बैंक को सबसे मिलके, उसके पास 1000 करोड़ देने का पैसा नहीं है, इतना पैसा भी नहीं था। तो CDB को ये पैसा दे नहीं पाया, तो CDB ने कपड़े फाड़ने लग गया और वो इस मामले को ले गया NCLT में। ये 2018 की बात है, 17-18 की बात है, कि मेरा पैसा दिलाओ इनसे। तो वहाँ से नोटिस आया ये, अगर फिर बाद में इसकी जांच बैठी। हाँ, एक और बात बता दें कि इसकी जो एक ऑडिटर जो हर साल जांच करता था इस कंपनी की, जब से कंपनी बनी इसके ऑडिटर 10 साल के लिए हायर किया हुआ था, उसका नाम था डेलाइट करके, कोई ऐसी कंपनी जो ऑडिट करती थी। ये उसको करीब 20 करोड़ रुपया के 10 करोड़, मतलब जो भी हो उतने में 10 साल के लिए हायर किया हुआ था। उसकी नॉलेज में सारे मामले थे। मज़े की बात थी कि ऑडिटर के मामले नज़र में सारे मामले थे, लेकिन उसने भी दबाए रखा कि यहाँ पर बड़ा स्कीम चल रहा है, उसने भी नहीं बताया। तो जब ये CDB ने से मामला खोला तो मामला तुल पकड़ने लग गया ये कि पैसा इसके पास पैसा गया का, इनका पैसा। अब इनका पैसा फंसा पड़ा था, सब जो को पैसा फंसा पड़ा था, वहाँ से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। कई बिल्डर तो आपने देखा नोएडा वगैरह में, मतलब कई बिल्डर ऐसे हैं कि जो डिफॉल्टर हो गए, तो इनका पैसा जगह जगह फंसता ही चले गया और ये पैसा दे नहीं पाए। और भी कई बड़े घोटाले हुए थे, अंदर के अंदर चल रहे थे स्कैम। तो इन सारे जो घोटाले की जो जानकारी थी, जो ऑडिटर कंपनी में ने भी दबाए रखी। वो तो क्या हुआ कि जो इसी कंपनी के एक बंदे ने क्या, एक सरकार को चिट्ठी भेज दी कि यहाँ पर बड़े मामले पर चल रहे हैं। तो जब इसकी जो जांच कमेटी बैठाई, जांच वगैरह करने के लिए इन्होंने जो बैठाई, तो मालूम पड़ा कि ये तो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम था। ये हर्षद मेहता का जो स्कैम 50,000 करोड़ का था, जो बैंकों के साथ,
यहाँ तो इतना बड़ा था कि इसमें 40,000 करोड़ रुपए तो सरकारी बैंकों का फंसा था, 10,000 करोड़ रुपए करीब LIC का इनका था, और इनका म्यूचुअल फंड वगैरह इनका सबका मिलके करीब 50,000 करोड़ रुपए तो ये फंसा हुआ था। इसके अलावा पब्लिक का पैसा, फॉरेन फर्मों का पैसा, सारे पैसा मतलब, लेकिन ये पैसा इनके पास है ही नहीं, तो गया कहाँ पैसा, ये सारा पैसा कहाँ फंस गया पैसा ये। इनके पास कोई जवाब नहीं। जब शिकंजा कसना शुरू किया तो जिसके इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर थे सारे छोड़ के भाग गए। तो जब सब भाग गए तो कहीं मतलब जानकारी नहीं। बाद में सरकार ने एक और ऑडिट कंपनी बैठा दी कि वो जांच करे। उसने भी जब जांच करके निकाला तो ये मामला तो मतलब अपने कई सालों से चल रहा था। ये जो स्कैम चल रहा था इस कंपनी में कई सालों से चल रहा था। और मज़े की बात ये कि बैंक वगैरह ने इन्होंने कभी मतलब इस चीज़ पर सवालिया मतलब बाहर लाए नहीं, जिनका भी पैसा फंसा पड़ा था। कोई 40,000 करोड़ रुपए बैंक ने एकदम नहीं दिया था इनको, थोड़ा थोड़ा करके दिया होगा ना, वापस नहीं भी लौटा होगा, लेकिन कहीं भी मतलब इसको बाहर आने नहीं दी, इतना दबा के रखा है। जो ऑडिटर था उसने दबा के रखा है, इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे जो उन्होंने दबा के रखा, बैंकों ने दबा, सबने दबा के ही रखा। लेकिन वो सिडबी के मामले से कैसे बंदे एक एक करके परतें खुलने लगी। जब परतें खुलने लगी तो ये मामले इतने बड़े निकल के आया कि सरकार भी सन्न रह गई। फिर सरकार ने किसी तरह अपने दबाव से जो भी कहे कि मीडिया में इसको इतना उछलने नहीं दिया। आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में कि इसका क्या हुआ, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी की जो रेटिंग में थी AAA इसको रेटिंग मिली हुई थी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जितने जो इंस्टीट्यूट है ना, जो फाइनेंस वगैरह करते, जो प्राइवेट फाइनेंस वगैरह, उसमें ना AAA की इसकी क्या वो थी। इसके शेयर के दाम भी बहुत ऊपर थे, लेकिन अभी तो 54 के रेट में मिल रहे हैं। सोच के खरीद में तो ना 54 मिल रहे हैं। आपको बता देता हूँ मैं कि आप सोच रहे हैं कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो 1 लाख करोड़ की तो 54 मिल रहे, खरीद लो। ये कर जाते कई बार, तो आपको ख़रीदना नहीं है कि अभी इसके पूरे मामले खुले नहीं हैं। अभी पता नहीं इसके मामले खुलेंगे तो कौन कौन लोग इसमें फंसेंगे या फंसेंगे भी कि नहीं। वो जो पैसा है पब्लिक का, बैंकों का, म्यूचुअल फंड का, UTI का, इनका सबका पैसा मिलेगा कि नहीं। अभी तो वही मामले बहुत बड़े बड़े कि उनके पैसा कहाँ जाएगा। आपको पता होगा ना, तो एक US 64 करके चलाया था UTI ने पैसा देना भारी पड़ गया था। तो अभी तक इसका पैसा वसूली कहाँ से होगी, यही सबसे बड़ा सवाल कि वसूली किससे करेंगे। जो बोर्ड ऑफ मेंबर में इसमें जो डायरेक्टर उसमें थे वो तो सब भाग गए। जिनके पास कर्जा दे रखा था वो दिवालिया आउट हो गए। तो पैसा आने के कहीं दूर दूर तक निशान नज़र नहीं आते, कोई आसार ही नज़र नहीं आते। तो पैसा आएगा कहाँ से, जब आएगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो ये हो सकता है कि जांच में इसमें लिपापोती चलती रहे, या हो सकता है कि कभी वो दिन भी आए कि इस कंपनी को धीरे धीरे, अभी तो इसमें उदय कोटक को और 2-4 लोगों को और बैठा रखा है इसमें जो बोर्ड है उसमें, कि वो इसकी सारी निगरानी करे, जो इसके कामकाज पर नज़र रखे वगैरह वो करे। वो अभी कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो घोटाला है जो बाहर आ चुका है, अब दबेगा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सामने शायद ही आके मुझे नहीं लगता कि सामने शायद आ पाएगा, या किसी को सज़ा भी मिलेगी। सज़ा दे तो किसको दे, सब तो भाग गए। सरकार खुद को सज़ा देगी नहीं, बैंक वाले खुद को सज़ा देंगे नहीं। अब सज़ा दे तो किसको दे, कौन दे सज़ा। चोर जो खुद ही चोरी करे वो किसको सज़ा दे। यहाँ तो बड़े बड़े चोर बैठे हुए थे, तो इतने बड़े बड़े चोर बैठे तो फिर वो भैया भगवान बचाए ऐसे लोगों से। आप तो बस मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलेगी, और आपको और भी कुछ जानकारी मेरे पास आएगी इसके बारे में, आएगी शायद ही आएगी, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा मैं, आ गई कभी तो। पर हाँ, आप दूर रहना, 54 में मिला करके आप खरीद मत लेना, फंस जाओगे। सब फंसे पड़े हैं, बड़े बड़े फंसे पड़े हैं, एक भी नहीं निकल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू। शेयर कर लीजिए, अब तो कर लीजिए मेरे इस चैनल को, काफ़ी लोगों ने अभी तक किया नहीं है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।